Hello. So in this video, we are going to discuss a very important topic of organic chemistry, which is equally important for 11 students as well as for NEET aspirants. That is conformational isomers, right? ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन में आपको एल्केन्स में देखने को मिल जाता है और इससे क्वेश्चन लास्ट ईयर टच नहीं हुआ था, तो पॉसिबिलिटी के आगे या इस साल इससे सवाल टच हो सकता है। ठीक है। अच्छा, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, तो मैंने क्या कर रखा है कि पूरे जो भी मैंने पीडीएफ ही बना रखा है, इसमें एनसीईआरटी पे बेस्ड बहुत सारे सवाल मैंने बना रखे हैं। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ठीक है। सो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आपको पता है कि एल्केन्स के केसेस में, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एल्केन्स, ठीक है, सो एल्केन्स के केसेस में जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन है, ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन है, ये फ्री होता है। और इस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन की वजह से जो स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स हैं वेरियस ग्रुप्स, उन ग्रुप्स के जो ग्रुप्स यहाँ पे अटैच होंगे, लेट्स से दिस इज आर डैश आर डबल डैश, कुछ इस तरीके से अगर ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं, जो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके कोई और ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है। तो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का रोटेशन अल्केन में किया जाएगा, तो इसकी वजह से डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स आपके पास पॉसिबल हो जाते हैं। तो जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे आपके पास ड्यू टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन, सच डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फॉर्मर्स आर रोटामर्स। इनको 2-3 नामों से जाना जाता है। ठीक है। सो जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन की वजह से देखने को मिलेंगे, दोज आर नोन एज रोटामर्स और कन्फॉर्मर्स। ठीक है। जो पर्टिकुलरली एल्केन के केस में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने सब एनसीईआरटी के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन में भी और क्वेश्चन में भी सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस पे ही बना रखे हैं। अच्छा, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का रोटेशन है, ये एक्चुअली में 100% फ्री नहीं होता है। देखिए, फ्री रोटेशन का मतलब है, अगर 100% फ्री रोटेशन की बात कर लोगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आपको देखने को मिल रहा है, इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए कोई भी तरह का एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप 100% फ्री रोटेशन की बात करोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता एल्केन्स के केसेस में। इवन एल्केन्स के केसेस में ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का रोटेशन है, इट इज़ हिंडर्ड बाय अ स्मॉल एनर्जी बैरियर। थोड़ा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को रोटेट करने के लिए। ठीक है। और वो एनर्जी बैरियर कितना होगा? 1 से लेके 20 किलो जूल पर मोल्स का। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो एनर्जी बैरियर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन का एल्केन्स में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 1 to 20। इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 20 किलो जूल पर मोल। ये रेंज करता है, डिपेंड करता है, जो ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए हैं ये ग्रुप्स कितने बल्कि हैं। जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा आपको ये एनर्जी बैरियर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑलमोस्ट फ्री होता है। ऑलमोस्ट फ्री इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये जो एनर्जी बैरियर आपका होगा, ये जो 1 से 20 किलो जूल पर मोल का एनर्जी बैरियर होगा, ये रूम टेम्परेचर पे गेन हो जाता है। ठीक है। सो ये रूम टेम्परेचर पे इवन काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी की फॉर्म में मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन होते रहते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास इथेन मॉलिक्यूल है, एक इथेन का मॉलिक्यूल आपके पास है, और रूम टेम्परेचर पे ये जो इथेन मॉलिक्यूल, इथेन गैस आपके पास प्रेजेंट होगा, इसमें स्पेशल अरेंजमेंट्स डिफरेंट बदले जाएंगे। ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये चीज़ पॉसिबल होती है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेट होता रहता है, जिसकी वजह से डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो जाते हैं। सो 1 से 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को रोटेट करने के लिए, जो इवन रूम टेम्परेचर पे भी अवेलेबल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज वाई हम ये बोलते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन इज ऑलमोस्ट फ्री। ठीक है। इज ऑलमोस्ट फ्री, ये ऑलमोस्ट फ्री होगा आपके पास। अच्छा, उसके बाद जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन आपको देखने को मिलेगा, तो जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स आपके पास बनेंगे वो इनफाइनाइट नंबर्स में बनेंगे। ठीक है। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन की वजह से डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, दोज आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स कैन एग्जिस्ट फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जिनमें से 2 कुछ एक्सट्रीम केसेस ही हम पढ़ते हैं, वो लेटर ऑन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद ये जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आपके हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, 2
सबसे बेस्ट मेथड इनको रिप्रेजेंट करने के होते हैं। द फर्स्ट वन इज साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन और साहॉर्स प्रोजेक्शन एंड द नेक्स्ट इज न्यूमान्स प्रोजेक्शन। दो तरह का, एक साहॉर्स प्रोजेक्शन और दूसरा न्यूमान प्रोजेक्शन। अच्छा, साहॉर्स प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है, एक मॉलिक्यूलर एक्सेस ड्रॉ किया जाता है। आप देख पा रहे हैं ये मॉलिक्यूलर एक्सेस आपने ड्रॉ कर रखा है, ये आपका मॉलिक्यूलर एक्सेस आ गया। इस मॉलिक्यूलर एक्सेस के दोनों एंड्स पे आपने जो लाइन ड्रॉ कर ली पेपर पे, इसके दोनों एंड्स पे आपको एक ट्राइंगुलर फेस वाई फे में बनाना है। ये आपको कुछ इस तरीके से वाई शेप का, देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से एक ट्राइंगुलर फेस का फॉर्म दे दूँ, एक शेप दे दूँ इसको मैं, तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से ट्राइंगुलर फेस जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। सो आपको क्या करना है, वाई शेप, वाई फॉर्म में आपको ड्रॉ करना है। दोनों टर्मिनल्स पे जो आपने मेन एक्सेस ड्रॉ किया, इस मेन एक्सेस के दोनों टर्मिनल पे आपको वाई फॉर्म में या वाई शेप में लाइंस 3 आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाया, इस रिप्रेजेंटेशन में ये जो टर्मिनल पॉइंट आपका होगा, ये टर्मिनल पॉइंट आपका कार्बन होगा, जिसको मैं येलो से लिख रहा हूँ, और ये वाला पॉइंट भी आपका जो होगा कार्बन हो जाएगा। अब आपको पता है, मान लीजिए आपने इथेन मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है, सपोज कर लो आपने इथेन मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रखा है, तो इथेन मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने के लिए पहला कार्बन यहाँ पे लिखा जाएगा, दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2। अब कार्बन 1 पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इथेन के केस में, और कार्बन 2 पे भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उन 3 हाइड्रोजन्स को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, वाई शेप में, वाई फॉर्म में आप इसको लिखना प्रेफर करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि ये जो आपने वाई फॉर्म लिख रखा है, इसमें जो एंगल आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ 120 डिग्री। 120 डिग्री पे ये एक दूसरे से इंक्लाइंड होंगे, 120 डिग्री पे इंक्लिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। दो न्यूमान प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं होता। न्यूमान प्रोजेक्शन में आप क्या कंसिडर करेंगे, से मान लीजिए मैं फिर से इथेन ड्रॉ कर लूँ, लेट्स से दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2। अब आपको पता है इस पर भी 3 हाइड्रोजन होंगे और इस पे भी आपको 3 हाइड्रोजन्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये कार्बन 1 वाला जो आपका हाइड्रोजन है, इस कार्बन 1 वाले को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये कार्बन 1 आपका है जो आपने डॉट से बनाया। अच्छा, जो कार्बन 2 है, आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको न्यूमान प्रोजेक्शन देखना है तो आपको किसी एक कार्बन पे फोकस रखना है और दूसरा वाला कार्बन जस्ट उसके पीछे होना चाहिए। ठीक है, लाइक आपको एक ही एंगल से देखना है, तो आपको दिखने में सामने कार्बन 1 लगेगा और कार्बन 2 उसके पीछे लगेगा। अभी जो कार्बन 1 आपने ड्रॉ किया, इस कार्बन 1 पे 3 हाइड्रोजन थे, तो 3 हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं कार्बन 1 पे मैंने ड्रॉ कर दिए, इस डॉट से मैंने लाइन खींच रखी है वाई फॉर्म में अगेन। अच्छा, उसके बाद जो कार्बन 2 होगा, जो इस कार्बन 1 के पीछे आपको देखने को मिलेगा, उसको हमने सर्कल से ड्रॉ कर रखा है। सो ये जो सर्कल आपका है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कार्बन 2 को। सो ये कार्बन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कार्बन 2 पे कितने हाइड्रोजन थे, फिर से कार्बन 2 पे भी 3 हाइड्रोजन थे। अब इन 3 हाइड्रोजन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन लाइन की फॉर्म में या डॉट की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। और कहाँ से, ये जो आपने सर्कल ड्रॉ कर रखा है, इस सर्कल के सरफेस से। अब सेंटर पे टच नहीं करना आप, कभी कभार बच्चा क्या कर लेता है, सेंटर पे टच कर लेता है इसको, आपको सेंटर पे टच नहीं करना है, सर्कल के सरफेस से आपको इसको ड्रॉ करना है। सो ये आपका आ जाएगा न्यूमान्स प्रोजेक्शन। सो दो तरह के रिप्रेजेंटेशन, एक साहॉर्स प्रोजेक्शन और दूसरा आपका न्यूमान्स प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इथेन की बात कर लेंगे, पर्टिकुलरली केस जो नीट में इंक्लूडेड आपके, जो सिलेबस में इंक्लूड है, नीट में आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली इथेन का केस इंक्लूड है। सो आपका फोकस 95% मान लीजिए आपका मेन फोकस इथेन पे होना चाहिए। थोड़ा सा 4-5% थोड़ी और बातें अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका मेजर फोकस जो है वो इथेन पे होना चाहिए। अच्छा, दो एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशंस इथेन के आपको जो देखने को मिलते हैं, वो है स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन और इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन और एक इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। अच्छा, इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट कन्फॉर्मेशन से। पहला कन्फॉर्मेशन मैंने लिख रखा है सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, सॉहॉर्स में आप क्या करेंगे, कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात हमने अभी ऊपर भी देख ली। आपको सॉहॉर्स में एक मॉलिक्यूलर एक्सेस ड्रॉ करना है, या हमने एक मॉलिक्यूलर एक्सेस, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अब इस डायगोनल के दोनों टर्मिनल्स पे आपको कार्बन सेंटर रिप्रेजेंट करना, तो ये आपका एक कार्बन सेंटर हो गया, ये दूसरा कार्बन सेंटर हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड बात है। अब कार्बन 1 पे भी आपके 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन 2 पे भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर कार्बन 1 वाले हाइड्रोजन्स कार्बन 2 वाले हाइड्रोजन्स आमने सामने आपको बिल्कुल देखने को मिले, बिल्कुल एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आपको देखने को मिले, या बिल्कुल एक दूसरे के पीछे इक्लिप्स कर रहे हो, कि कार्बन 1 वाले कार्बन 2 वालों को छुपा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन आपका है, ये हाइड्रोजन जब देख पा रहे हैं, इस हाइड्रोजन के पीछे आपको एग्जैक्टली ये वाला हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे देखने को मिलेगा, इस हाइड्रोजन के पीछे आपको एग्जैक्टली ये वाला हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, और इस हाइड्रोजन के पीछे आपको एग्जैक्टली ये वाला हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। सो ये जो फॉर्म आपका बनेगा, दिस इज नॉन एज इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। सो इसको इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन बोला जाता है। और इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में जो एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप्स
या एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हो गया। ये जो अगले वाला फेस है, या अगले वाला फेस पिछले वाले फेस को इक्लिप्स कर रहा है, तो दिस कन्फर्मेशन इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अच्छा, साहौर्स में आप इसको याद कैसे रखेंगे बेसिकली, कि जो आपने मॉलिकुलर एक्सिस ड्रॉ किया है उस मॉलिकुलर एक्सिस के दोनों टर्मिनल पे आपको वाई ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मॉलिकुलर एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, एक वाई आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक वाई आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये कर लिया काम आपने, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन दिस वे, ये हाइड्रोजन लगा लीजिए, तो ये आपका बन गया कौन सा फॉर्म, दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म देखने को मिल जाएगा, राइट। अच्छा, दूसरा फॉर्म आपके पास है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अच्छा, आप स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में आप क्या करेंगे, आप इन पे फोकस रखिएगा। ये जो हाइड्रोजन आपका था, कि ये हाइड्रोजन जो था, ये हाइड्रोजन के ऑपोजिट में ये ऊपर वाला हाइड्रोजन होना चाहिए था, बट ये ऊपर वाला हाइड्रोजन बिल्कुल इससे दूरी पे चला गया, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे इससे ये चला गया। अब इस तरह का कंफर्मेशन जहां पे ग्रुप एक दूसरे को इक्लिप्स ना करें, अगले और पिछले कार्बन के या पहले और दूसरे कार्बन के जो ग्रुप होंगे, जो एटम्स होंगे, वो एक दूसरे को इक्लिप्स ना करें बल्कि एक दूसरे से दूरी पे प्रेजेंट हो। सो इस टाइप ऑफ कन्फर्मेशन को हम पढ़ते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, राइट। सो इस कन्फर्मेशन को हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन पढ़ लेंगे, राइट। अच्छा, ये जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होगा, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आपका स्टेबल कन्फर्मेशन है, और ये वाला जो आपका है ये लेस स्टेबल कन्फर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ये लेस स्टेबल कन्फर्मेशन होगा। अब इसीलिए ये वाला कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्शंस हैं, जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस हैं, वो कम होंगे। अब देखिए, इसके लिए उदाहरण देने के लिए मैं इस तरीके से आपको दिखा दूँ। अगर ये जो हाइड्रोजन आपका था, ये जो हाइड्रोजन आपका था, अब इस हाइड्रोजन और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, बेसिकली हाइड्रोजन के पास तो उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता ही नहीं है, लेकिन ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस पिछले वाले कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रेपेल करेगा। सो इसके और इसके बीच में आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा। सिमिलरली इसके और इसके बीच में भी आपको रिपल्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के रिपल्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो निचले वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और ये ऊपर वाले हाइड्रोजन के बीच में उतना रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से इंक्लाइंड है 120 डिग्री पे, तो 120 डिग्री पे उतना रिपल्शन तो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसके और इसके बीच में रिपल्शन मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा। फिर से ध्यान में रख लीजिएगा, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के रिपल्शन नहीं है, इनमें उतने रिपल्शन नहीं होते, बहुत लाइटर ग्रुप है। ये कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं, इन कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स के बीच का रिपल्शन है। जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया और यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, तो इनके बीच के रिपल्शंस हैं। अब यहाँ पे देखोगे, अगर मैं एक रफली व्यू में इनके रिपल्शंस दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ऊपर वाली साइड रिपल्शंस देखने को मिल रहे हैं और दो निचली वाली साइड रिपल्शंस देखने को मिल रहे हैं। चार ही तरह के तो रिपल्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगले वाले केस में आप देखोगे इससे ज़्यादा एक्सट्रीम रिपल्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, इसमें रिपल्शन किस तरीके से होगा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन, एक ये हो गया। अब ऊपर वाले केस में आप ये देखेंगे कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन हाइड्रोजन को भी रिपेल करेगा और ये अगले वाले कार्बन हाइड्रोजन को भी रिपेल करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन हाइड्रोजन को भी रिपेल करेगा और ये इस अगले वाले कार्बन हाइड्रोजन को भी रिपेल करेगा, कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को भी रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक रफली आइडिया अगर मैं लगा दूँ, तो यहाँ पे 6 तरह के रिपल्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। 6 रिपल्शन, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ, सिर्फ वो वाले रिपल्शंस में दिखा रहा हूँ जो एडजेसेंट ग्रुप्स के बीच में थे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे तो सिर्फ 4 टाइम आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा। सो मैक्सिमम रिपल्शन आपको इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में देखने को मिलेगा। दो इस तरीके से सवाल पहले नहीं बना, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से साहोर्स रिप्रेजेंटेशन में रिपल्शंस पे क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आगे सवाल बनाएगा। सो आपके स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में ज़्यादा रिपल्शंस कम रिपल्शंस देखने को मिलेंगे, इसलिए स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी चीज़ को हम टोरोजनल स्ट्रेन की फॉर्म में भी लेटर ऑन समझेंगे, ठीक है। इसी टोरोजनल स्ट्रेन की फॉर्म में भी इसको बात करेंगे हम अभी। अच्छा, दूसरी तरह का रिप्रेजेंटेशन आपके पास है न्यूमान्स प्रोजेक्शन। अब न्यूमान्स प्रोजेक्शन में आप कैसे इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फॉर्मर बना सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपने जो इथेन बना रखा था उसमें आपका कार्बन 1 था और कार्बन 1 पे आपके 3 हाइड्रोजन्स थे। तो ये जो मैंने कार्बन 1 बना रखा है, ये कार्बन 1 पे 3 हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट हैं। सो ये 3 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए, सेंटर से 3 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद कार्बन 2 को हमने सर्कल की फॉर्म में बनाया। अब उस कार्बन 2 पे भी 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन वो 3 हाइड्रोजन जो पिछले वाले कार्बन पे थे, जो C2 कार्बन पे थे, वो C2 कार्बन वाले हाइड्रोजन C1 कार्बन वालों के बिल्कुल पीछे होंगे। सो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में इसलिए दिखा रखा है सो दैट आप ये देख पाएं, अदरवाइज ये समझेगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं। यहाँ पे जो डाइहेड्रल एंगल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एंगल आपको 0 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो एंगल आपको देखने को मिलेगा वो 0 डिग्री है, ठीक है। ये बात समझना आप, ये
थोड़ा सा टिल्ट करके मैंने इसलिए बना रखा है सो दैट आप ये समझ पाएं कि ये इसके पीछे था। अदरवाइज मैं इसके पीछे एक्जैक्टली ड्रॉ कर लूँ तो दिखेगा ही नहीं, तो गायब हो जाएगा। इसलिए डाईहेड्रल एंगल मेंशन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा। अगले वाले कार्बन देखिएगा, ये जो कार्बन आपका था और ये जो कार्बन था, इस पे 3 हाइड्रोजन्स, कार्बन 1, लेट्स से दिस इज कार्बन 2। ये कार्बन 1 और कार्बन 2, ये जो दो डिफरेंट कार्बन्स आपके पास प्रेजेंट हैं, इनके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा दैट एंगल इज डाईहेड्रल एंगल। तो ये दो दो डिफरेंट प्लेन्स के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा दैट एंगल इज बेसिकली डाईहेड्रल एंगल। तो समझिएगा डाईहेड्रल एंगल आपके पास क्या होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है, ठीक है ना, इसको समझना, ये वाला एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है, ये तो आपका सिंपली बॉन्ड एंगल आ जाएगा, ठीक है। डाईहेड्रल एंगल आएगा आपका कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, उनके ग्रुप्स के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा दैट इज नोन एज डाईहेड्रल एंगल। अच्छा, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप अब इन पिछले वाले कार्बन, आपको बेसिकली एक कार्बन को फिक्स रखना होता है, दूसरे को रोटेट करना होता है, अगर आपको एक्सट्रीम केसेस इमेजिन कर रहे हैं। अदरवाइज आप कभी भी कन्फॉर्मेशंस को इस तरीके से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक कार्बन को फिक्स नहीं रखा तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस बन सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स पॉसिबल होंगे। एक और बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन अभी तो 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया था, अब ये हाइड्रोजन और ये आपने क्या किया, अगले वाले कार्बन को फिक्स रखा आपने, अब पिछले वाले कार्बन को आपने रोटेट कर दिया। अब जब पिछले वाले कार्बन को आपने रोटेट किया तो रोटेट आपने 60 डिग्री से करवा दिया। जब आपने 60 डिग्री से रोटेट करवाया तो आप ये देखेंगे कि इस टाइम पे इन दोनों के बीच में जो टोरोजनल स्ट्रेन होगा, ये एंगल आ गया, दिस एंगल इज नोन एज डाईहेड्रल एंगल। ध्यान दीजिएगा, इसको टोरोजनल एंगल या डाईहेड्रल एंगल बोल देते हैं। और इनके बीच में जो रिपल्शंस होंगे, ये पहले कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये दूसरे कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इन कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच के जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस होंगे, दिस इज नोन एज टोरोजनल स्ट्रेन, इसको हम टोरोजनल स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। और ये टोरोजनल स्ट्रेन आपके टोरोजनल एंगल पे डिपेंड करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, दैट टोरोजनल स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन टोरोजनल एंगल, इट डिपेंड्स ऑन टोरोजनल एंगल, ये टोरोजनल एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, इक्लिप्स्ड फॉर्म में आपको 0 डिग्री एंगल देखने को मिल रहा था और 0 डिग्री एंगल में आपको मैक्सिमम टोरोजनल स्ट्रेन मिलेगा। सो मैक्स टोरोजनल स्ट्रेन, मैं इसको टीएस से लिख रहा हूँ, टोरोजनल स्ट्रेन समझिएगा, ट्रांजिशन स्टेट मत पढ़ना, टोरोजनल स्ट्रेन। और यहाँ पे आपको लीस्ट टोरोजनल स्ट्रेन देखने को मिलेगा, लीस्ट टोरोजनल स्ट्रेन देखने को मिलेगा 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री में ये पहले भी आपका आ रखा है, नीट 2000, पॉसिबली नीट 2017 में आया था, ये नीट 2017 में ये सवाल आ रखा था कि जो आपका सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर इथेन का होगा उसमें डाईहेड्रल एंगल कितना होता है। तो ध्यान में रखिएगा 60 डिग्री। और जो सबसे लीस्ट स्टेबल है, जो सबसे अनस्टेबल कन्फॉर्मर आपको देखने को मिल रहा है इस केसेस में, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर, उसमें एंगल कितना मिलेगा आपको, डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो एंगल, ये जो टोरोजनल एंगल है और ये जो टोरोजनल स्ट्रेन है, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब दोनों टर्म्स को ध्यान में रखना। अच्छा, इसके बाद इन दोनों कन्फॉर्मेशंस को बनाने के बाद अब आपने ये देख लिया कि जो हाइड्रोजन इक्लिप्स्ड फॉर्म में जो हाइड्रोजन थे वो बिल्कुल डायरेक्टली एक दूसरे के पीछे थे, जिसकी वजह से रिपल्शंस एटम्स के बीच में मैक्सिमम था और उन्हीं रिपल्शंस को हमने टोरोजनल स्ट्रेन कहा और इसीलिए ये लेस स्टेबल था। तो इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात कर लूँ तो आपको पता है स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल, नॉट इन ऑल द केसेस बट इन केस ऑफ इथेन पर्टिकुलरली, या इन केस ऑफ ब्यूटेन, बाकी केसेस में नहीं होता, ऐसा देखने को मिलता है आपको, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्शन बिठा देता है बीच में, वो केस भी हम एक डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद इन्हीं कन्फॉर्मेशंस की स्टेबिलिटी के लिए मैंने स्टेबिलिटी कर्व बना रखा है कुछ इस तरीके से। अब देखिए, एनर्जी वर्सेस एंगल मैंने प्लॉट कर रखा है। अब स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन से मैंने स्टार्ट किया। अब ये जो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन आपका था, ये स्टेबल कन्फॉर्मेशन था, ठीक है। अब स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में अगर आपको चेंज लाना है, सपोज कर लीजिए आपने 12.5 किलो जूल का एनर्जी प्रोवाइड किया, एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इतना एनर्जी देने के बाद जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन आपको देखने को मिला तो ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मर आपका इक्लिप्स में कन्वर्ट हो गया। दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, ये आपको याद रखना है कि आपने स्टैगर्ड फॉर्म से स्टार्ट किया है, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म सबसे स्टेबल फॉर्म है और आपका इथेन मॉलिक्यूल आपका मैक्सिमम टाइम स्टैगर्ड फॉर्म में रहना प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड फॉर्म, क्योंकि इक्लिप्स्ड फॉर्म एक अनस्टेबल फॉर्म होगा। तो इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म से अगर इक्लिप्स्ड फॉर्म में जाना है तो 12.5 किलो जूल
per mole of energy barrier is required. This much energy is required to convert staggered form into eclipsed form. और जब eclipsed staggered में आएगा तो इतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो आपको प्लस करना पड़ेगा 12.5 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। अब जब आप इक्लिप्स से स्टैगर्ड में आ रहे हैं तो इतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, सो माइनस 12.5 किलो जूल पर मोल। इतने से मॉलिक्यूल आपका रिलैक्स हो जाएगा, इतने स्ट्रेन से, इतने एनर्जी बैरियर से मॉलिक्यूल आपका रिलैक्स हो जाएगा जब इक्लिप्स से स्टैगर्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखने वाला है। ये एनसीईआरटी पे गिवन चीज़ें हैं सब की सब, बस मैंने एक फ्रेमवर्क में इसको बना रखा है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी पे देखने को मिलेंगी पॉइंट वाइज। तो ध्यान में रखना, जब स्टैगर्ड से इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो प्लस 12.5 किलो जूल पर मोल का एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और जब वही इक्लिप्स फॉर्म आपका स्टैगर्ड में कन्वर्ट होना है तो उस टाइम पे माइनस 12.5 किलो जूल पर मोल का एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर इतना एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो स्टैगर्ड फॉर्म इक्लिप्स फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बीच में एक और फॉर्म आपको पॉसिबल देखने को मिलता है। एक बात ध्यान में आपको ये रखनी है कि जो दो फॉर्म्स हमने बना रखे हैं, ये दो एक्सट्रीम फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं इथेन के। और इवन जब आपके पास सवाल भी हो तो एनसीईआरटी पे बेस्ड आप हमेशा दो फॉर्म्स लिखना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं एंगल्स के बीच में एक इंटरमीडिएट एंगल में बैठा दूं, मान के चल लीजिए मैं इस तरीके से अगर इसको बना लूं, दिस वे वी हैव हाइड्रोजन, ये पहले कार्बन के 3 हाइड्रोजन मैंने बना दिए और ये दूसरा कार्बन मैंने बना दिया। अब इस दूसरे कार्बन के जो हाइड्रोजन है कुछ इस तरीके से मैं अगर इसको लिख दूं, लेट्स से दिस वे, और इन दोनों के बीच में एंगल अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करके चलूँ कि ये जो एंगल मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, ये एंगल मान लीजिए आप 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री एंगल मैंने बना दिया। अब 0 डिग्री पे आपका इक्लिप्स फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था, और उसके बाद 60 डिग्री पे जब आप चले गए तो आपका स्टैगर्ड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म आपको देखने को मिले, ये ध्यान में रखना, एनसीईआरटी ने एक ही लाइन पे इसको खत्म कर रखा है। एनसीईआरटी लिखता है कि जो भी इंटरमीडिएट कन्फॉर्मर आपको देखने को मिलेगा, लाइक इन दोनों के बीच में अगर कोई इंटरमीडिएट कन्फॉर्मर आपको देखने को मिल रहा है, देन दैट इंटरमीडिएट कन्फॉर्मर इज नोन एज स्क्यू कन्फॉर्मेशन। इसको हम पढ़ते हैं स्क्यू, दिस इज स्क्यू और गॉच। दो गॉच टर्म एनसीईआरटी ने यूज नहीं की है, बट बहुत अच्छी बुक्स पे गॉच टर्म लिखी जाती है। सो इसको स्क्यू या गॉच कन्फॉर्मेशन कहा जाता है। दैट इज द इंटरमीडिएट कन्फॉर्मेशन बिटवीन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए आपको स्क्यू कन्फॉर्मेशन में एंगल पूछा गया, तो एंगल 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, बस 0 और 60 नहीं होगा। 0 और 60 नहीं होगा। 0 और 60 के बीच में इथेन के केस में कुछ भी एंगल आपका हो सकता है और आपका स्क्यू कन्फॉर्मेशन या गॉच कन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी पे सिर्फ 2 एक्सट्रीम केसेस डिस्कस किए हैं। अगर सवाल की फॉर्म में आ गया कि 2 एक्सट्रीम केस या कितने एक्सट्रीम केस, कितने एक्सट्रीम कन्फॉर्मर्स आपको देखने को मिल सकते हैं इथेन के, उस टाइम पे आपको 2 पे टिक करना है, 3 पे टिक नहीं करना है। ये गॉच कन्फॉर्मेशन अलग से एनसीईआरटी ने लिख रखा है, इसको एक्सट्रीम केसेस के अंदर नहीं लिख रखा। ठीक है, तो बेसिकली 3 कन्फॉर्मर्स, 3 डिफरेंट कन्फॉर्मर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक इक्लिप्स्ड हो गया, देन स्क्यू एंड देन गॉच, राइट। अच्छा, उसके बाद एक एलिमेंट्री आइडिया, एक रफली आइडिया आप रखिएगा ब्यूटेन का। एक रफली सा आइडिया ब्यूटेन का रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी पे तो इंक्लूड है नहीं, बट इस स्क्यू कन्फर्मेशन को और अच्छे से समझने के लिए आपको ब्यूटेन को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक रफली आइडिया रखिएगा। ब्यूटेन से सवाल बने ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी पे इस पार्ट को टच नहीं कर रखा है, बट एक रफली आइडिया आप इसका रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके पास ब्यूटेन आपको देखने को मिलेगा, इस ब्यूटेन के केस में मान लीजिए जो स्टार्टिंग वाला था, हमने स्टैगर्ड से स्टार्ट किया, हमेशा आप स्टैगर्ड से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्टैगर्ड आपका या एंटी आपका सबसे स्टेबल होगा। अब देखोगे आपके पास जो ब्यूटेन था कुछ इस तरीके से, वी हैव CH3 देन C एंड देन CH3। ठीक है, दिस इज ब्यूटेन। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। अब जो बीच वाले आपके कार्बन सेंटर है, इनसे आप ड्रॉ करना प्रेफर करोगे कन्फर्मेशन को। मैं इसको कार्बन 1 रख लेता हूँ और इसको मैं कार्बन 2 रख लेता हूँ। तो आप ये देखोगे जो कार्बन 1 और कार्बन 2 है, कार्बन 1 पे आपका 3 ग्रुप आ गए, 3 हमेशा आएंगे एल्केन के केस में। एक आपका हाइड्रोजन आ गया, दूसरा आपका मिथाइल ग्रुप आ गया और तीसरा आपका हाइड्रोजन आ गया। अब न्यूमान प्रोजेक्शन में इसको बना रखा है, तो हमने क्या कर दिया, ये कार्बन था, अब इस कार्बन पे ये 3 ग्रुप हमने लगा दिए, पहले वाले पे हाइड्रोजन, मिथाइल और हाइड्रोजन। ठीक है, अब दूसरे कार्बन को हमने कैसे ड्रॉ कर लिया, सर्कल से, आपको पता है दूसरे कार्बन को हमने सर्कल से दिखा दिया। ठीक है, अब दूसरे कार्बन पे कितने ग्रुप हैं, फिर से 3 ग्रुप हैं, मिथाइल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब मिथाइल और मिथाइल के बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं।
मिथाइल और मिथाइल ग्रुप के बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, इसलिए इसमें सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर जो आप बनाना प्रेफर करोगे वो ये होगा कि आपका मिथाइल पहले कार्बन का और आपका मिथाइल दूसरे कार्बन का, ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और वो मैक्सिमम एंगल आपको इधर कितना देखने को मिलेगा, ये 180 डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा। सो 180 डिग्री ब्यूटेन के केस में, एन ब्यूटेन के केस में 180 डिग्री पे आपको सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर देखने को मिल जाएगा, एंड दैट कन्फॉर्मर इज नोन एज एंटी कन्फॉर्मर। इसको हम पर्टिकुलरली एंटी कन्फॉर्मर पढ़ते हैं, या इसको आप स्टैगर्ड भी पढ़ सकते हो, बट इसको हम एंटी कन्फॉर्मर पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम रोटेशंस करवाएंगे। अब आपको रोटेट करवाना है, और रोटेट कैसे करना है आपको, जो आपके पिछले वाला कार्बन था उस पिछले वाले कार्बन को आपने रोटेट करना है, फ्रंट वाले कार्बन को आपने सेम रखना है। अब जब पिछले वाले कार्बन को आपने रोटेट किया, तो मान लीजिए जो रोटेशन करवाया जाता है ये मोस्टली 60 डिग्री से करवाया जाता है, ठीक है। अब 60 डिग्री से आपने रोटेट किया पिछले वाले कार्बन को, इमेजिन कर लीजिए आपने पिछले वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। जब आपने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया तो आप ये देखोगे कि ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है, इसको इमेजिन करके चलना, इस मिथाइल ग्रुप को इमेजिन करके चलिएगा। ये मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री से जब रोटेट होगा तो यहाँ पे ये जो एंगल था 120 का था, तो ये एंगल बेसिकली 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिथाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन के पीछे इक्लिप्स हो जाएगा। तो देखिए मिथाइल ग्रुप आ गया हाइड्रोजन के पीछे, ठीक है। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन था ये पहले वाले कार्बन के मिथाइल के पीछे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन आपका है, ये हाइड्रोजन आपका इस हाइड्रोजन के पीछे आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ की तरफ, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से रोटेशन आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन, कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है आपका, ठीक है। अब ये दूसरा फॉर्म आपका बना। अब इस दूसरे फॉर्म में आप ये देखेंगे कि मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल, ये ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो कन्फॉर्मर बना, इस कन्फॉर्मर में ग्रुप्स के पीछे ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सिमिलर ग्रुप के पीछे सिमिलर ग्रुप नहीं है। सो ये जो कन्फॉर्मर आपका बनेगा ये इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर तो होगा, बट दिस इज कॉल्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर है, फुली इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर नहीं। फुली तब होगा जब मिथाइल के पीछे मिथाइल आपको देखने को मिले। सो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर से आपने 60 से रोटेशन स्टार्ट किया, तो 60 से रोटेट करने के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया बिल्कुल इसके ऑपोजिट में, और ये यहाँ पे आ गया। देखिए इस तरीके से कन्फॉर्मर बन गया आपका। अब ये कन्फॉर्मर आपका इंटरमीडिएट कन्फॉर्मर बना, ना ही ये इक्लिप्स है और ना ही मिथाइल एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे है, तो ना ही ये एंटी कन्फॉर्मर है। तो इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट कन्फॉर्मर बना, दिस इज नोन एज स्क्यू और गॉच। सो दिस इज स्क्यू कन्फॉर्मेशन और गॉच कन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद फिर से आप 60 से जब रोटेट करेंगे तो आप देखोगे मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप के पीछे आ जाएगा, ठीक है। जब मिथाइल ग्रुप के पीछे आ गया, देन दिस इज फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये जो फॉर्म आपका बनेगा, ये फॉर्म आपका बनेगा फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। अच्छा, अब फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म आपको ब्यूटेन के केस में किस एंगल पे देखने को मिल जाएगा, किस एंगल पे ये फॉर्म होगा। तो एंगल की अगर मैं बात कर लूं, ध्यान से सुनना आप, एक तो एंगल आप स्टार्टिंग से लेके जब चलोगे, क्योंकि आप स्टैगर्ड से स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टैगर्ड से स्टार्ट करने के बाद आपने 60 से पहले रोटेट करवाया, उसके बाद आपने फिर से 60 डिग्री से रोटेट करवाया, और उसके बाद तीसरा रोटेशन आपने फिर से किया 60 डिग्री से। कुल मिला के 180 डिग्री पे जब आपने कंप्लीट रोटेशन दिखाया, तब जाके आपको कुछ ऐसा फॉर्म देखने को मिल रहा था। लेकिन अब इस तरीके से अगर देखोगे तो इस तरीके से तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 180 तो मैंने ऊपर भी लिख रखा था। तो अब इस रोटेशन को अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप ये देखिएगा कि आपको ऊपर वाले के ऑपोजिट एंगल लेना पड़ेगा। ये ऊपर वाला मिथाइल और मिथाइल के बीच के एंगल को लेके चल लीजिए, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप जनरली जब बुक्स पे इसको पढ़ते हैं ना, तो इक्लिप्स से स्टार्ट करते हैं, तब जाके आपको 180 पे एंटी मिल जाता है। अभी हमने एंटी से स्टार्ट किया था, मोस्ट स्टेबल से स्टार्ट किया था, तो अब आप क्या करेंगे, एंगल घटाना चाहेंगे, बढ़ाना नहीं चाहेंगे, एंगल घटाना चाहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आपको देखने को मिल रहा है वो है 0 डिग्री। सो 0 डिग्री पे आपको देखने को मिलेगा फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। 0 डिग्री पे फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और रोटेशन करने के बाद 360 पे जब वापस आएंगे तब भी आपको यही फॉर्म देखने को मिलेगा। 360 पे भी यही फॉर्म मिलेगा आपको, और 0 डिग्री पे भी यही फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अब फिर से जब 60 से रोटेशन करेंगे, फिर से स्क्यू फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद फिर से जब आप रोटेशन 60 से करवा देंगे तो फिर से आपको कौन सा फॉर्म देखने को मिल रहा है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। कुछ सेम फॉर्म आपको देखने को ऊपर मिल जाएंगे। अब इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, एक तो थोड़ा सा एंगल का ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी पे ब्यूटेन को डिस्कस नहीं कर रखा है, आपको सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर सवाल बन गया, 2 चांसेस बहुत कम है सवाल बनने के, बट स्टिल थोड़ा पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर कौन सा हो गया, एंटी हो गया, और किस एंगल पे एंटी बनेगा, दूसरा ये ध्यान में रखना है 180 डिग्री पे बनेगा आपका, ठीक है। और कितने आपके स्क्यू कन्फॉर्मर बनेंगे एन ब्यूटेन के केस में, तो आप देखेंगे 2 स्क्यू फॉर्म आपके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
और उसके बाद फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म आपको किस एंगल पे देखने को मिल जाता है, तो 0 डिग्री पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर इनकी स्टेबिलिटीज़ की मैं बात कर लूँ, इन सब की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे सवाल पहले नहीं बना है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा, इन सब में से सबसे स्टेबल फॉर्म वो होगा जिसमें रिपल्सिव इंटरेक्शन या टोरोजनल स्ट्रेन सबसे लीस्ट होगा। अब बताइए इनमें से सबसे टोरोजनल स्ट्रेन लीस्ट किस में होगा, तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोरोजनल स्ट्रेन। एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है, टोरोजनल स्ट्रेन। ओके, अब इनमें से सबसे मैक्सिमम टोरोजनल स्ट्रेन आपको देखने को मिल रहा था फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म में, और सबसे कम टोरोजनल स्ट्रेन आपको देखने को मिल रहा था एंटी में। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात कर लूं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आपका एंटी कन्फॉर्मर देखने को मिलेगा, जिसको आप स्टेगर्ड कन्फॉर्मर भी कहेंगे। उसके बाद 3 कन्फॉर्मर आपके बच गए, एक स्क्यू बच गया, एक फुली इक्लिप्स्ड बच गया और एक पार्शली इक्लिप्स्ड बच गया। अब देखिएगा ये जो पार्शली इक्लिप्स्ड आपका है, इस पार्शली इक्लिप्स्ड फॉर्म में भी ग्रुप के पीछे ग्रुप प्रेजेंट है, डाइहेड्रल एंगल कम है, जिसकी वजह से रिपल्शंस मैक्सिमम होंगे। और स्क्यू के केसेस में आप देखोगे कि यही ग्रुप एक दूसरे के पीछे छुपे नहीं है, बल्कि एक दूसरे से कुछ एंगल पे दूरी पे होंगे, तो रिपल्सिव इंटरेक्शंस कम होंगे। इसका मतलब ये होगा कि एंटी के बाद जो सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर आपको देखने को मिलेगा वो स्क्यू है, और इसके बाद आपको पार्शली इक्लिप्स्ड देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड, ठीक है। सबसे लीस्ट स्टेबल आपको फुली इक्लिप्स्ड देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इसका एक स्टेबिलिटी बेल्ट भी बना सकते हो। और इन्हीं का अगर टोरोजनल स्ट्रेन पूछ लिया कि मैक्सिमम किस में होगा, तो मैक्सिमम टोरोजनल स्ट्रेन आपको फुली इक्लिप्स्ड में मिलेगा, और मिनिमम टोरोजनल स्ट्रेन आपको एंटी फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये कन्फर्मेशंस की कुछ चीज़ें हैं, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी ने डिस्कस कर रखी है। अब इन पे बेस्ड मैंने बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से बना रखे हैं, आप इन सब सवालों को ध्यान में रख सकते हैं जो एनसीईआरटी, अब इसके बाद आपको एनसीईआरटी पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका सब मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में डाल रखा है। अच्छा, पहला सवाल स्टेटमेंट वाइज मैंने बना रखा है। स्टेटमेंट 1 आपका बोलता है दैट कन्फॉर्मर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पहली बात बिल्कुल सही है कि जो आपके कन्फॉर्मर्स बनेंगे वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन से बनेंगे। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट ये एनसीईआरटी की स्टार्टिंग लाइन से मैंने उठा रखा है कि जब कभी भी कन्फॉर्मर्स आपके बनेंगे और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, सिग्मा बॉन्ड में जो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा इस तरीके से, ये आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस था ना, इस मॉलिक्यूलर एक्सिस पे आपके पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अब ये जो आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस था, इस मॉलिक्यूलर एक्सिस ये बेसिकली सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर एक्सिस बेसिकली आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिग्मा बॉन्ड आपका देखने को मिल रहा था। जब कभी भी रोटेशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो रोटेशंस की वजह से ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस शुड बी रिमेंबर्ड, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन तो होगा, बट ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आपका है, ये सिग्मा बॉन्ड जो आपका है, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट रोटेशन की वजह से देखने को नहीं मिलता। तो दूसरा स्टेटमेंट यही लिख रखा है मैंने, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। यहां पे लिख रखा है कि डिस्टर्ब होगा, यह डिस्टर्ब नहीं होगा। शुड रिमेंबर दिस, कि डिस्टर्ब नहीं होगा, इसमें कोई भी डिस्टर्बेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ये डिस्टर्ब नहीं होगा, इसमें चेंज देखने को नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज देखने को नहीं मिलता। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट एनसीईआरटी से मैंने उठा रखे हैं, इन सबको ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा आपके पास है, दूसरा सवाल है द पॉसिबल नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स इन केस ऑफ इथेन ड्यू टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन। अच्छा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन की वजह से जो पॉसिबल कन्फर्मेशंस आपको इथेन में देखने को मिलते हैं वो कितने होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। ये ध्यान में रखिएगा। जब एक्सट्रीम पूछे फिर आपको दो पता होने चाहिए, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, लेकिन जब पूछे कि कितने पॉसिबल होंगे तो इनफाइनाइट नंबर में पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइट एंगल्स होंगे, इनफाइनाइट स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटमर्स पॉसिबल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर इनफाइनाइट आएगा, गलती से 2 पे टिक मत कर देना, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन इज कंप्लीटली फ्री। दिस इज प्रॉब्लमैटिक, दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, दिस इज नॉट कंप्लीटली फ्री। दिस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन इज नॉट कंप्लीटली फ्री। इट रिक्वायर्स एन एनर्जी बैरियर ऑफ 1 to 20 किलोजोल पर मोल। ये पर ही हमने देख लिया था दैट इट रिक्वायर्स एन एनर्जी बैरियर ऑफ 1 to 20 किलोजोल पर मोल। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन इज ऑलमोस्ट फ्री।
सो रिमेंबर दिस इज ऑलमोस्ट फ्री, नॉट कंप्लीटली फ्री। ये कंप्लीटली फ्री टर्म गलत है, ये कंप्लीटली फ्री टर्म गलत है। सो दिस इज नॉट कंप्लीटली फ्री, दिस इज ऑलमोस्ट फ्री, ठीक है। ये ऑलमोस्ट फ्री होगा बट कंप्लीटली फ्री नहीं होगा। स्टिल 1 to 20 kilojoule per mole of energy barrier is required. Energy is required to rotate that carbon single bond carbon, which is however possible at room temperature even in the form of thermal energy or kinetic energy. ये possible होगा but still जो आपका energy barrier है वो होगा, तो completely free नहीं है, almost free है, ठीक है। Now second statement is the carbon single bond carbon rotation is hindered due to repulsive interaction between adjacent bond. This is very true. दिस इज वेरी ट्रू दैट इन केस ऑफ कन्फर्मेशंस जो आपके एडजेसेंट बॉन्ड्स होंगे, जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमने अभी डिस्कस किया था, इन एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होंगे, इसकी वजह से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन में थोड़ी हिंडरेंसेस आती हैं। ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का रोटेशन है, देखिए इस तरीके से, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस तरीके से, ठीक है। अब ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में और ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, एक दिखा रहा हूं मैं सिर्फ पॉइंट आउट करके, ऊपर मैंने और भी दिखा दिया कितने हो सकते हैं। इनके बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस होंगे, इन रिपल्सिव इंटरेक्शंस की वजह से ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन थोड़ा हिंडर हो जाता है। और इस हिंडर्ड इंटरेक्शन को, ये फुली हिंडर्ड नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हिंडर्ड है, बट इस थोड़ा सा हिंड्रेंस को ओवरकम किया जा सकता है इवन रूम टेम्परेचर पे भी, ठीक है। सो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन है, इसको रिपल्सिव इंटरेक्शन की वजह से हिंड्रेंसेस मिलेगा, बट हिंड्रेंसेस इतना ज्यादा नहीं होगा कि रोटेशन ना हो पाए। जस्ट इन केस ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस जहां पे रोटेशन नहीं हो पाता, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट है। अच्छा, तीसरा आपके पास है कि जो इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, आपको पता है, दैट इज नोन एज स्क्यू और गॉच। उसको हम स्क्यू कहेंगे या गॉच कहेंगे, जो इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज द रिपल्सिव इंटरेक्शन इन कन्फर्मेशन इज कॉल्ड बेयर स्ट्रेन। ये बात तो गलत है, ठीक है। जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस एडजेसेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, उसको हम टोरोजनल स्ट्रेन कहेंगे, ना कि बेयर स्ट्रेन, ठीक है ना। उसको हम बेयर स्ट्रेन नहीं कहेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। बेयर स्ट्रेन एक अलग टर्म है। बेयर स्ट्रेन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज एंगल स्ट्रेन, बेसिकली दिस इज एंगल स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन इज एंगल स्ट्रेन, ठीक है। आपको ध्यान में होगा, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं। से मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म्स बना लिए, ठीक है। ये मैंने साइक्लोप्रोपेन बना लिया, साइक्लोब्यूटेन बना लिया, साइक्लोपेंटेन बना लिया। अब आपको पता है ये कार्बन sp3 है, दिस कार्बन इज आल्सो sp3, एवरी कार्बन इज sp3, राइट। दिस कार्बन इज आल्सो sp3। अब sp3 में जो रिक्वायर्ड एंगल आपको देखने को मिलता है, वो कितना आपको देखने को मिल जाएगा, 109 डिग्री का एंगल देखने को मिल जाएगा। बट अब देखेंगे यहाँ पे एंगल बहुत कम है, यहाँ पे एंगल थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 90 हो गया, ऑब्वियस है, और यहाँ पे एंगल और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये जो एंगल और हाइब्रिडाइजेशन का आपस में कंपटीशन होगा ना, कि जितना रिक्वायर्ड था उतना नहीं है। sp3 में 109 होना चाहिए था, बट साइक्लोप्रोपेन में तो 60 डिग्री था। अभी 60 डिग्री की वजह से जो साइक्लोप्रोपेन रिंग होता है ये अनस्टेबल हो जाता है। दिस इज नोन एज बेयर स्ट्रेन। इसको हम बेयर स्ट्रेन बोलते हैं या एंगल स्ट्रेन बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन रिपल्सिव इंटरेक्शन जो कन्फर्मेशंस में होंगे, उसको हम बेयर स्ट्रेन नहीं बोलते, उसको हम टोरोजनल स्ट्रेन बोल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा आपके पास है द रिपल्सिव इंटरेक्शन इन कन्फर्मेशंस आर वीक। ये भी मैंने एनसीईआरटी से पॉइंट उठा रखा है, ध्यान में रखिएगा। रिपल्सिव इंटरेक्शंस जो कन्फर्मेशंस में आपको देखने को मिलते हैं वो वीक होंगे। जो टोरिजिनल स्ट्रेन है वो वीक होगा, ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो वीक स्ट्रेन है ये, एक वीक रिपल्सिव इंटरेक्शंस है। सो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि जो इंटरेक्शंस होंगे वीक होंगे, इसलिए तो ये रूम टेम्परेचर पे ओवरकम हो जाते हैं। अगर स्ट्रांग होते तो रूम टेम्परेचर पे ओवरकम नहीं हो पाते, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजनिंग। मैंने इनके ऑप्शंस नहीं बना रखे हैं, ध्यान में रखिएगा। मैं यहीं पे बता रहा हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। अदरवाइज आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर रॉन्ग। इस तरीके से आपको पता है किस तरीके से सवाल बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, असर्शन में लिख रखा है दैट रोटेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रिक्वायर्स एन एनर्जी ऑफ 1 to 20 किलोजोल पर मोल, ठीक है। 1 से 20 किलोजोल पर मोल का एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को रोटेट करने के लिए। दिस इज वेरी ट्रू, ये तो आपको पता चल गया अब, ठीक है ना। ये बात सही है। सो असर्शन इज करेक्ट, राइट। नाउ रीजन इज द एनर्जी बैरियर इज नॉट ओवरकम्ड एट रूम टेम्परेचर। कहते हैं जो एनर्जी बैरियर है, इस एनर्जी बैरियर को रूम टेम्परेचर पे ओवरकम नहीं किया जा सकता। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। इट कैन बी ओवरकम्ड एट रूम टेम्परेचर। इतना कम है कि रूम टेम्परेचर पे भी ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका असर्शन सही है और रीजन गलत होगा। जिस हिसाब से ऑप्शंस मिलेंगे, आपको पता ऑप्शन किस हिसाब से बनाए जाते हैं, आप उस तरीके से इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। इजी सा हो गया ये वाला। नो नेक्स्ट इज ऑल द बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ्स। ये भी नीट में आ रखा पहले,
एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन से उठा रखा है, ये ऑलरेडी नीट में आ रखा है, नीट PYQ, ठीक है, ऑलरेडी आ रखा है। अब एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे, देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, इससे थोड़ा बच्चे को कन्फ्यूजन बैठता है। सो इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ। देखिए मान लीजिए आपने जो कन्फर्मर बनाया, सपोज कर लीजिए इस तरीके से आपने कन्फर्मर बनाया, इस तरीके से, ठीक है, यह हाइड्रोजन, इथेन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप देखेंगे जो कन्फॉर्मर आपने बनाए, यहां पे बात बॉन्ड एंगल की हो रही है। अब देखिएगा कन्फॉर्मर्स में डाइहेड्रल एंगल बदलता है, बॉन्ड एंगल नहीं बदलता। अब बताइए ये जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिल रहा है, ये 120 का है और ये बदलेगा नहीं, ये 120 है, ये 120 ही रहेगा, इसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप पिछले वाले कार्बन को रोटेट कर रहे हैं तो आप एक हाइड्रोजन को रोटेट नहीं कर रहे हैं, आप तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रोटेट कर, आप बेसिकली कार्बन को रोटेट कर रहे हो, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को रोटेट नहीं कर रहे हो। ये बात समझिएगा, आप कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को रोटेट नहीं कर रहे हो। इवन इसकी रोटेशन से कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। अगर आप इसको रोटेट भी कर दो ये रोटेशन भी पॉसिबल होगा, लेकिन इसकी रोटेशन से कोई कंफर्मेशन बनेंगे नहीं, तो ये रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और पॉइंट ध्यान में रखना, ये बढ़िया पॉइंट है कि जब आप कंफर्मेशंस ड्रॉ करेंगे तो क्या सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का ही रोटेशन होगा या कार्बन हाइड्रोजन का भी रोटेशन होगा? बिल्कुल कार्बन हाइड्रोजन का भी रोटेशन होगा, लेकिन होगा अपने ही एक्सिस पे, और अपने ही एक्सिस पे रोटेशन की वजह से, कार्बन हाइड्रोजन के रोटेशन की वजह से कंफर्मेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। खास क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बॉन्ड एंगल आपके फिक्स होंगे। जितना बॉन्ड एंगल अभी देखने को मिल रहा है, इतना ही बॉन्ड एंगल आपको बाद में भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ भी आपके चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ भी आपके चेंज नहीं होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ बदलेगा तो डाइहेड्रल एंगल। सो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल आपके सेम रहेंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो ये बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है कि जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल है वो आपके सेम रहेंगे कन्फर्मेशंस में, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है दिस साहॉर्स प्रोजेक्शन इन्वॉल्व डॉट एंड सर्कल रिप्रेजेंटेशन। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। साहॉर्स में आपको एक मॉलिकुलर एक्सिस ड्रॉ करना रहता है और उसके बाद आपको जो भी हाइड्रोजन्स आपके हैं, जो भी ग्रुप आपके होंगे, उन ग्रुप्स को आपको 120 डिग्री पे इंक्लाइन करना होता है मॉलिकुलर एक्सिस से, ठीक है, आपको पता है। और ये जो डॉट और सर्कल की बात है, डॉट और सर्कल के बाद न्यूमान प्रोजेक्शन में होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बना रखा है दैट इक्लिप्स्ड इज लेस स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन एज कंपेयर टू स्टैगर्ड, ठीक है। ये बात तो सही है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर आपका कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू स्टैगर्ड, और स्टैगर्ड आपका मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इसी का स्टेटमेंट 2 है द रिपल्शन बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 इज मोर इन केस ऑफ इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। इक्लिप्स्ड फॉर्म में कार्बन 1 और कार्बन 2 के ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्शंस होंगे वो ज्यादा होंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि इसी में ज्यादा रिपल्शंस हैं, ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगे, एक दूसरे से मिनिमम एंगल पे होंगे, दैट इज वाई रिपल्शन ज्यादा होंगे, और रिपल्शन ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और इवन अगर ये असर्शन रीजनिंग में आ गया तो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन आप उस पर ए पे टिक कर सकते हैं फिर। अच्छा, उसके बाद है कि कितने स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं इनमें से सही होंगे, एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, इज या और, ठीक है। पहला है इथेन हैज़ 2 एक्सट्रीम कन्फॉर्मर्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इथेन के 2 एक्सट्रीम कन्फॉर्मर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है इथेन हैज़ 3 एक्सट्रीम कन्फॉर्मर्स। ये बात ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी के पॉइंट के हिसाब से आपका स्क्यू कन्फॉर्मर दिखाया गया है, स्क्यू कन्फर्मर की बात की गई है, बट एनसीईआरटी पर लिख रखा है कि जो 2 एक्सट्रीम केसेस जो आपको मिलेंगे इथेन के केस में वो सिर्फ 2 हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो ये बिट कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बट एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है कि 2 एक्सट्रीम केसेस हैं तो आपको 2 पे ही टिक करना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, 3 नहीं होते, ठीक है। उसके बाद इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर हैज लेस टोरोजनल स्ट्रेन। नो, दिस इज इनकरेक्ट। इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर इज लेस स्टेबल एंड इट्स टोरोजनल स्ट्रेन इज वेरी हाई। सबसे हाई टोरोजनल स्ट्रेन इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 4 इज इक्लिप्स्ड फॉर्म हैज अ डाइहेड्रल एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। इक्लिप्स्ड फॉर्म में आपको पता है मिनिमम एंगल पे एक दूसरे से ग्रुप होंगे, एक दूसरे से एटम्स होंगे, तो 0 डिग्री पे होंगे, 60 डिग्री पे नहीं होंगे, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेगर्ड कन्फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड इन केस ऑफ इथेन, ठीक है, तो ये बात सही है। जो आपका स्टेगर्ड कन्फॉर्मर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड फॉर्म, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब सवाल को पढ़ते हुए ध्यान में रखिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। सवाल में आपको बोला गया है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, आपको सही वाले स्टेटमेंट्स पे टिक करना है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा आ गया? एक पहला स्टेटमेंट सही आ गया
और एक लास्ट स्टेटमेंट सही आ गया। तो ऑप्शंस के हिसाब से जब ऑप्शन बनाए जाएं तो आप लिखेंगे 1 एंड 5 या ए एंड डी, जिस तरीके से भी ऑप्शन हो। तो पहला और 5th स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। Now, moving to the question number 10, it says that conformational isomers are also called rotamers. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है, these are called rotamers. नेक्स्ट इज द वेरियस कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। एनसीईआरटी का पॉइंट है, अभी तक नीट में नहीं पूछा गया है, ये पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको देखने को मिल जाएगा नीट में, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो आपके कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं इनको सेपरेट नहीं कर सकते आप, इनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। जो भी आपके कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी मेथड लगा लीजिए, केमिकल लगा लीजिए, कोई भी मेथड लगा लीजिए, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसने लिख रखा है कि आप सेपरेट कर सकते हैं, आप सेपरेट नहीं कर सकते। ये एनसीईआरटी पे आपको लास्ट में इस कन्फर्मेशंस के लास्ट लाइंस में आपको देखने को मिल जाएगा, लास्ट लाइन, इवन सबसे लास्ट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, दिस इज इनकरेक्ट। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। कन्फर्मेशंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप स्टैगर्ड से इक्लिप्स को अलग नहीं कर सकते, जस्ट थ्योरेटिकली पढ़ा जा सकता है, बट आप इनको अलग अलग सेपरेट करके नहीं दिखा सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास असर्शन है दैट स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म बाय एन एनर्जी बैरियर ऑफ 20 किलोजूल पर मोल। नाउ दिस इज अगेन ऑब्जेक्शनेबल, दिस इज अगेन प्रॉब्लमेटिक। क्यों ऐसा? ये स्टेबल, ऊपर तक तो बात सही लिख रखी है, लेकिन निचले वाली बात गलत है। निचले वाली बात क्यों गलत है? क्योंकि 20 किलो जूल से ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये जस्ट 12.5 किलो जूल से ज़्यादा स्टेबल होगा, किलो जूल पर मोल से। दो ही तरह के एनर्जी डिस्कस कर रखे हैं एनसीईआरटी पे, आपको सिर्फ दो ही तरह के ध्यान रखने हैं, इसके अलावा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप मिथाइल के इंटरेक्शंस का कितना मैग्नीट्यूड होगा वो ध्यान में रखने बैठ गए, या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना टोरोजन स्ट्रेन होगा ये आप पढ़ने बैठ गए, ये आपके काम का नहीं होगा, ये नीट में आपको हेल्प नहीं करेगा। जितना एनसीईआरटी पे लिख रखा आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, उससे बाहर जाके कोई बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा इक्लिप्स्ड फॉर्म से by an energy barrier of 12.5 and not 20. So this statement is incorrect. So पहला assertion जो आपका है ये incorrect है, ठीक है। Now reason is when staggered form changes into eclipsed form, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस करवाया आपको एनर्जी में, ठीक है। जब staggered form को eclipsed form में चेंज किया जाए then electron cloud of hydrogen bonds come closer to each other resulting in an increase in electron cloud repulsion। बिल्कुल एनसीईआरटी का प्योर पॉइंट है, एनसीईआरटी से उठा रखी, पूरी की पूरी लाइन मैंने एनसीईआरटी से उठा रखी है। जब स्टैगर्ड फॉर्म इक्लिप्स्ड फॉर्म में चेंज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के, बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज आ जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन बढ़ेगा। दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू, दिस इज 100% ट्रू, ठीक है। सो आपका असर्शन गलत था बट रीजन आपका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है स्टेटमेंट 1 दैट कन्फॉर्मर्स पोजेसेस मोर एनर्जी इफ टोरोजनल स्ट्रेन इज हाई। बिल्कुल सही बात, टोरोजनल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, जितना ज़्यादा टोरोजनल स्ट्रेन उतना हाई एनर्जी। तो ये बात बिल्कुल सही, तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। जितना ज़्यादा टोरोजनल स्ट्रेन उतना ज़्यादा एनर्जी, राइट। अच्छा, दूसरा ये है कि जितना हाई टोरोजनल स्ट्रेन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। नो, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट ना, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना टोरोजनल स्ट्रेन ज़्यादा उतना कम स्टेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट इज दिस इज स्टेटमेंट 1, ठीक है। Molecules largely remain in staggered conformation. Again प्योर एनसीईआरटी का पॉइंट, प्योर एनसीईआरटी से उठा रखा मैंने, ठीक है ना। कुछ मैंने खुद बना रखे हैं, कुछ मैंने प्योरली एनसीईआरटी के लाइन से उठा रखे हैं, और कुछ मैंने एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए बना रखे हैं। सो एनसीईआरटी का ही पॉइंट है दैट मॉलिक्यूल लार्जली रिमेन इन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। आप ध्यान में रखिएगा, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन आपका स्टेबल कन्फॉर्मेशन है, इसलिए मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं अपना मैक्सिमम टाइम स्टैगर्ड फॉर्म में ही गुजारूं, ठीक है। तो स्टैगर्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल लार्जली रहना चाहता है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम इज लार्जली टुवर्ड्स स्टैगर्ड कन्फॉर्मर, यू कैन से। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट यह है कि स्टैगर्ड कन्फॉर्मर इज प्रेफर्ड कन्फॉर्मेशन। दिस इज आल्सो ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। स्टैगर्ड फॉर्म प्रेफर्ड भी है और स्टैगर्ड फॉर्म लार्जली मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में रहना प्रेफर करता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है द स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इन सॉहॉर्स। अब बताइए सॉहॉर्स में आपको स्टेबल कन्फॉर्मर कौन सा देखने को मिल जाएगा। अब सॉहॉर्स में स्टेबल कन्फॉर्मर आप कैसे देखेंगे कि जो आपके वाई होंगे, अगले वाले कार्बन और पिछले वाले कार्बन का जो वाई था
वो उल्टे होने चाहिए, जो अगले पे वाई है पिछले पे वो वाई नहीं होना चाहिए, तभी जाकर स्टेबल बनेगा, क्योंकि उसी में रिपल्शंस लीस्ट होंगे। कुल मिला के स्टेगर्ड कन्फॉर्मर आपका, और वो स्टेगर्ड कन्फॉर्मर आपका ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा। बाकी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, आप देख भी सकते हैं। इसमें तो मैंने एक मिथाइल एक्स्ट्रा लगा रखा है, तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। ये भी मिथाइल है, ये तो एक्स ही गलत हो गया। ऐसा प्रोपेन बना रखा मैंने बेसिकली, ठीक है ना, ये बेसिकली प्रोपेन है। ध्यान में रखिएगा, दोनों के दोनों प्रोपेन के हैं। प्रोपेन के एनसीईआरटी पे नहीं लिख रखे हैं, बट आप चाहो तो उनको बना सकते हो। तो ये दोनों कन्फर्मर मैंने प्रोपेन के बना रखे हैं। और पहले वाला आपका इक्लिप्स कन्फर्मर है, और इक्लिप्स तो आपका लेस स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स बताने हैं जी, ठीक है। ध्यान, जब ऐसा सवाल आए, और इससे ऐसे सवाल बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक चीज़ ना पूछ के आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूछ ले, सो दैट कन्फर्मेशन सारा का सारा आ जाए। अगर अच्छा सवाल इससे बना तो ध्यान में रखना 4 से 5 ऑप्शंस में आपको करेक्ट स्टेटमेंट वाइज सवाल देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है दैट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज ऑलमोस्ट फ्री। यस, दिस इज ट्रू। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज ऑलमोस्ट फ्री। या ऑलमोस्ट हम लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्लीटली लिख रखा होता तो गलत होता, ठीक। नाउ कार्बन कार्बन रोटेशन इन केस ऑफ इथीन इज पॉसिबल इवन एट रूम टेम्परेचर। नाउ रिमेंबर दिस, जब जल्दी जल्दी में बच्चा पढ़ेगा इसको इथेन पढ़ेगा और गलत हो जाएगा। ये इथेन नहीं है, ये इथीन है, ये इथीन है। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी सवाल आए, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। दैट कार्बन कार्बन रोटेशन इन इथीन इज पॉसिबल इवन एट रूम टेम्परेचर। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। इन केस ऑफ एल्कीन्स और इन केस ऑफ एल्काइंस देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको गलती से इथेन पढ़ लो और इस पर टिक कर लो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज द स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज ऑब्टेन्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। नाउ दिस इज वेरी ट्रू, this is very true that the stable conformer of ethane, which is staggered conformer, is obtained at an angle of 60 degree, right? The next is the lines in Sahor's projection are inclined at an angle of 60 degree. Now this is incorrect, this is incorrect. In case of Sahor's projection, these lines are inclined at an angle of 120 degree. ये लाइन जो है आपके 120 डिग्री पे होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती मत करना, कहीं बच्चा ये ना सोचे कि ये मॉलिक्यूलर एक्सेस की बात तो नहीं कर रहा है। ये मॉलिक्यूलर एक्सेस की बात नहीं कर रहा है। ये जो मॉलिक्यूलर एक्सेस के साथ में आपको लाइंस देखने को मिलेंगी जिन पे आप ग्रुप लगाओगे, इन ग्रुप्स के बीच के एंगल्स की बात कर रहा है ये। तो ये इंक्लाइंड होते हैं 120 पे। एनसीईआरटी पे साफ साफ लिख रखा है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये 120 पे इंक्लाइंड होते हैं, 60 पे इंक्लाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, हो गया गलत स्टेटमेंट ये भी। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट फेमस रिप्रेजेंटेशन इज न्यूमान्स प्रोजेक्शन। दिस इज ट्रू। जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन आपका है, जो मेजोरिटी में रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, वो न्यूमान प्रोजेक्शन, और न्यूमान प्रोजेक्शन में ही प्रॉपर्टीज ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। सो इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा आ जाएगा? एक तो बी आ जाएगा और दूसरा डी आ जाएगा। तो बेसिकली आपको टिक किन किन पे करना है ये भी ध्यान में रखिएगा। आपको इनकरेक्ट पे टिक करना था तो आप सिर्फ किन पे टिक करेंगे, ये तो मैंने क्रॉस कर रखा है सिर्फ समझने के लिए। अदरवाइज आप टिक किन पे करेंगे जो गलत था। तो गलत कौन सा था? बी और डी, राइट। बी और डी पे आपने टिक करना है। Okay, next is the carbon-carbon rotations are allowed at room temperature in case of ethane. सही बात है, कार्बन कार्बन रोटेशन आपके रूम टेम्परेचर पे भी अलाउड होते हैं इथेन के केसेस में। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। और ये पूरा एनसीईआरटी से उठा रखा, फिर से एनसीईआरटी से उठा रखा है मैंने, ठीक है। रीजन आपका है कि इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन गेन सफिशिएंट थर्मल और काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम एनर्जी बैरियर। दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एनसीईआरटी पे दोनों लाइनों से उठा रखा मैंने, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, रोटेशन इसलिए अलाउड है क्योंकि रोटेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो करेक्ट ऑप्शन आप लिखोगे असर्शन और रीजनिंग के हिसाब से, जो मैंने यहाँ पे नहीं बना रखा, ऑब्वियस आप ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। दैट इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 दैट एल्कीन्स एंड एल्काइंस डज नॉट शो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। बिल्कुल सही बात, एल्कीन्स और एल्काइंस में कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अब रीजन इसका है दैट रोटेशनल बैरियर इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर हाई। दिस इज ऑल्सो करेक्ट ड्यू टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। जो एल्कीन्स और एल्काइंस में रोटेशनल बैरियर है वो काफ़ी हाई होता है, जिसको आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस कहेंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आपने जब एल्कीन बनाया ना, तो एल्कीन के केस में आपको ये पता है कि साइड वाइज ओवरलैप होगा, और इस साइड वाइज ओवरलैप की वजह से ये अबो दी प्लेन भी ओवरलैप होता है, बिलो दी प्लेन भी ओवरलैप होता है। तो आपका कन्फर्मेशन लॉक हो जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूल लॉक हो जाता है।
यहाँ पे मॉलिक्यूल लॉक हो जाता है और लॉक होने के बाद अब चेंज नहीं आ सकता। कुल मिला के यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है, और इसको हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस कहते हैं। दोनों बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। दो, ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी पे डायरेक्टली दिया नहीं है, बट ये अंडरस्टूड बात है कि एल्केन के केस में अगर डिस्कस करवा रखा है तो एल्कीन और एल्काइंस में ऐसा होगा नहीं, तो आपको ये दोनों ध्यान में रखने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद है स्टेटमेंट 1 दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टोरोजनल स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। एनसीईआरटी से फिर से उठा रखा, अगेन एनसीईआरटी से उठा रखा है। जब बच्चा एनसीईआरटी पे इसको खुद पढ़ेगा ना तो पढ़ने में ये बहुत इजी लगता है, लेकिन जब एनसीईआरटी के हर एक लाइन से सवाल बनाया जाए तो फिर लगता है कि नहीं, बहुत सारे सवाल पॉसिबल हो सकते हैं क्या, ऐसा सवाल भी बन सकता है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड टोरोजनल स्ट्रेन का एंगल ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने ऊपर भी आपको कहा कि जो टोरोजनल स्ट्रेन है वो टोरोजनल एंगल पे डिपेंड करता है, और इथेन के केस में ये इन्वर्सली होते हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्सली होंगे। ये पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा, जितना टोरोजनल एंगल बढ़ेगा उतना आपका टोरोजनल स्ट्रेन घटेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट आपके पास है कि मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर हैज़ लेस टोरोजनल स्ट्रेन। ये भी बात बिल्कुल सही है, जितना स्टेबल कन्फॉर्मर उतना लेस टोरोजनल स्ट्रेन। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और आपका स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट स्टेबल एंड द लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन आर फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ। अब बताइए मोस्ट स्टेबल, अब ये इसलिए लिख रखा है, अदरवाइज इसकी जगह पे इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड भी लिखा जा सकता है, इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इक्लिप्स्ड आपका लेस स्टेबल और स्टेगर्ड आपका मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कितने में बनेगा आपका 60 डिग्री पे, ठीक है, और लेस स्टेबल आपका कितने में बनेगा 0 डिग्री पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज 60 डिग्री एंड 0 डिग्री। अब रेस्पेक्टिवली पूछा है तो रेस्पेक्टिवली ध्यान में रख लीजिएगा, पहले मोस्ट स्टेबल और उसके बाद लेस स्टेबल। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि इनमें से कौन सा लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर होगा एन ब्यूटेन का। अब ये तो आप इजिली रिपल्शंस के हिसाब से समझ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दो ही एनसीईआरटी पे दिया नहीं है, बट जितना कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी पे दिया है वो मोर देन एनफ है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। अब आप देखोगे आपको रिपल्शंस मिनिमम होने चाहिए, और ब्यूटेन के केस में मैंने अभी ऊपर बताया था आपका दैट एंटी इज मोस्ट स्टेबल, देन वी हैव स्क्यू, देन वी हैव इक्लिप्स्ड एंड देन वी हैव फुली इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड एंड फुली इक्लिप्स्ड। ये आपके पास पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है, इतना सा पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा। दो चांसेस थोड़े कम है, बट स्टिल अगर पूछ लिया तो आप इसको इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ग्रुप के पीछे ग्रुप है, दिस इज स्क्यू कन्फर्मेशन, सॉरी नॉट स्क्यू, दिस इज पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, दिस इज पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, अगेन ग्रुप के पीछे ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं, अगेन दिस इज पार्शली इक्लिप्स्ड, पार्शली इसलिए क्योंकि मिथाइल के पीछे मिथाइल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मिथाइल और मिथाइल ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो दिस इज एंटी कन्फर्मेशन, राइट। और यहाँ पे ये मिथाइल और मिथाइल बीच में 60 डिग्री से आपको सेपरेशन देखने को मिल जाएगा, सो दिस इज बेसिकली स्क्यू कन्फर्मेशन। और इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको लीस्ट स्टेबल बताना था, देखिएगा आपको लीस्ट स्टेबल बताना था। अब लीस्ट स्टेबल कौन सा आ जाएगा, लीस्ट स्टेबल तो आपका फुली इक्लिप्स्ड होता है, बट फुली तो दे ही नहीं रखा है इसमें, फिर आपका कौन सा आ जाएगा, पार्शली इक्लिप्स्ड। और ये दोनों फॉर्म बिल्कुल सेम है, ध्यान में रखना, ये दोनों के दोनों फॉर्म सेम है, इनमें आप सेपरेशन नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते। ये भी पार्शली इक्लिप्स्ड है और ये भी पार्शली इक्लिप्स्ड है, सो ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, दोनों के दोनों लीस्ट स्टेबल हैं। इसमें कोई एक आंसर नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑप्शन बना ही रखे हैं, तो मल्टीपल चॉइस वाला समझ लीजिए, ए और बी दोनों सही हैं क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये वाला भी लिख लेते हैं। तो एनसीईआरटी पे इस तरीके से इसका डिस्कशन नहीं है, बट स्टिल एक एक्सेप्शनल पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, आपने इथाइलिन ग्लाइकोल बना लिया, वी हैव दिस CH2 एंड देन OH एंड OH, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज इथेन 1,2 डायोल, राइट। अब ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल हमने बना रखा है, इस इथाइलिन ग्लाइकोल के केस में आपको मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बनाना है। अब एक बात तो बच्चा ये सोच सकता है कि जब OH और OH ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे से एक्सट्रीम दूरी पे होंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला केस और ये वाला केस, इस केस में आपको एंटी देखने को मिल जाएगा, दिस इज एंटी कन्फॉर्मर, राइट, ये एंटी कन्फॉर्मर है, तो कहीं ना कहीं बच्चा इस पर टिक करना चाहेगा। लेकिन एंटी कन्फॉर्मर आपका तब तक सबसे स्टेबल होगा जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में ना आ जाए। लेकिन इस वाले केस में, इस इथाइलिन ग्लाइकोल के केस में आपको ये पता है कि OH और OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती हैं, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो आपका H बॉन्डिंग होगा, ये जो आपका H बॉन्डिंग होगा, दैट इज पर्टिकुलरली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से ये जो स्क्यू कन्फर्मेशन आपका है, जो गॉच कन्फर्मेशन आपका है, इस गॉच कन्फर्मेशन का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। सो गॉच कन्फर्मेशन आपका स्टेबल हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ना कि इसका एंटी कन्फॉर्मर। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इंटरेक्शंस डेवलप होंगे
वो कहीं ना कहीं टोरोजनल स्ट्रेन को कम करने में हेल्प करते हैं। तो इस वाले केस में टोरोजनल स्ट्रेन थोड़ा कम हो जाएगा एंटी की तुलना में, तो इसलिए स्क्यू कन्फर्मेशन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा, इवन इसके अलावा अगर आपको ऐसे केसेस देखने को मिले, से मान लीजिए ये एल्कीन ही है, इसको ध्यान में रखना, ये एल्केन है, ये सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है, इसी एल्केन को आपने सब्स्टिट्यूट कर रखा है। मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ, यहाँ पे फ्लोरीन लगा लूँ और यहाँ पे OH लगा लूँ, कुछ इस तरीके से लिख लूँ मैं, ठीक है ना, दैट इज 2-फ्लोरो-इथेन-1-नोल, अगर इस तरीके से मैं बना दूं। सिमिलरली इस वाले केस में भी आपको ये पता है कि OH और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन इन्वॉल्व होते हैं। सो इस वाले केस में भी आपका स्क्यू कन्फर्मेशन सबसे स्टेबल देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज जब आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तुलना ना हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना ना हो, पॉसिबिलिटी ना हो, तब एंटी कन्फॉर्मर सबसे स्टेबल होगा। लेकिन जब पॉसिबिलिटी हो तब स्क्यू कन्फॉर्मर आपका सबसे स्टेबल होगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं होगा, बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा आ जाए कि सर यहाँ पे क्यों नहीं होगा, ये वाला स्टेबल क्यों नहीं हुआ, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ये इसलिए स्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे टोरोजनल स्ट्रेन जो आपका है, ये टोरोजनल स्ट्रेन डोमिनेट करता है, और इस टोरोजनल स्ट्रेन के डोमिनेशन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं पाता, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाता क्योंकि टोरोजनल स्ट्रेन आपका डोमिनेट कर जाता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये तो आपका कन्फॉर्मर 120 पे था, दो ये भी आपका स्क्यू कन्फर्मेशन है, ठीक है ना। लेकिन ये गलत कैसे है, गलत इसलिए क्योंकि मैंने एक ही कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच करवा रखे हैं, ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज बच्चे को लगेगा ये भी तो 120 पे चल रहा था, सॉरी ये भी तो 60 पे आपका चल रहा था, ये इसलिए क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 H ग्रुप लगा रखे हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गए, कन्फॉर्मर ही गलत बना रखा है, ठीक है। ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैंने कॉलम मैचिंग की फॉर्म में बना रखा है, आपको मैच करना है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। इस तरीके से अगर सवाल बन जाए तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए रोटामर्स आपका है, आपको पता है रोटामर्स को आप क्या पढ़ेंगे, रोटामर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन, राइट। इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म, अब बताइए इक्लिप्स्ड फॉर्म, बेसिकली इन्फॉर्मेशन इथेन की है सबकी सब, ठीक है। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल, राइट। इक्लिप्स्ड फॉर्म आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, इसको इसके साथ मैच कर लेंगे। स्टेगर्ड फॉर्म आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे मैच कर लेंगे। और जो स्क्यू है इसी को हम गॉच भी पढ़ते हैं, तो इधर मैच कर लेंगे, ये काफ़ी ईजी सा है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है इन द फॉलोइंग स्क्यू कन्फर्मेशन। अब ये थोड़ा सा चेंज मैंने दिखा रखा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा, जब सवाल थोड़ा टफ अगर किया जाए इससे, दो ये टफ नहीं है, ये टफ नहीं है, बट अगर सवाल में थोड़ा सा चेंज लाया जाए तो कुछ इस तरीके से अगर सवाल बनाया जाए। देखिए, आपको डाइहेड्रल एंगल अगर पूछा जाए, अब इमेजिन कीजिएगा, बहुत ईजी है, दिखने में थोड़ा आपको लगेगा कि अनयूजुअल सा है, बट ये काफ़ी ईजी सा है। आपको डाइहेड्रल एंगल बताना है कार्बन कार्बन H' और H" के बीच का। तो बेसिकली आपको ये जो H' यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके और इस H" के बीच का जो डाइहेड्रल एंगल होगा, आपको वो एंगल बताना है कि एंगल कितना होगा, ठीक है ना। ये दो एंगल आपको बताना है, ये डाइहेड्रल एंगल आपको बताना है कि कितना होगा। अब देखिए, अब ये डाइहेड्रल एंगल आपको अगर देखना है कि एंगल कितना होगा, तो इसको देखने के लिए मैं काफ़ी इजी सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। आप एक काम कर लीजिएगा, ये कार्बन और ये कार्बन, ये जो पहले वाला कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, अब देखिए ये वाला इमेजिन कीजिएगा, ये एंगल कितना आपको देखने को मिल रहा है, आपको पता है एंगल 120 होता है, सही है ना, इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है, ये एंगल 120 होता है, ठीक है। अब इस H' और इस H के बीच का जो एंगल था ये 120 था, लेकिन ये जो पिछले वाला हाइड्रोजन आपका है, पिछले वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ये इस H' से 29 डिग्री की दूरी पे प्रेजेंट है, और आपको पता करना है H' और H" में। अब H' और H" में अगर आपको पता करना है, यहां से H' से लेके H तक का जो एंगल था वो 120 था, और एंगल बढ़ कितना गया सर, एंगल बढ़ गया ये वाला। अब ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल उतना ही होगा जितना H' और H का था, ये 29 दे रखा था ऑलरेडी, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी आपका 29 डिग्री होगा। बात समझिएगा, ध्यान से बात समझिएगा फिर से। H' और H के बीच का जो एंगल था वो 120 था। अब आपको पता करना था H' और H" के बीच का, लेकिन H' और H" के बीच में ये जो H' से H का एंगल 120 था, इससे थोड़ा एंगल बढ़ गया, और ये एंगल कितना बढ़ा, ये आपको ऊपर से देखने में लग जाएगा कि 29 एंगल अगर इसके बीच का था, तो यहाँ पे भी 29 डिग्री का एंगल होगा। इसका मतलब अगर आपको ये पूरा एंगल आप पता करना है, देखिए एंगल आपको कौन सा पता करना है, इसको देखिएगा जरा, आपको एंगल पता करना है ये H' से लेके ये H" का, ये एंगल आपको पता करना है, ठीक है। अब ये एंगल कितना आ गया, एक तो 120 डिग्री यहाँ तक आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री आ गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, और इस 120 डिग्री में आप और कितना ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ ये 120 डिग्री था, और इस 120 में आप ऐड करेंगे ये 29, ठीक है। तो इतना एंगल आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, काफ़ी इजी सी बात है, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना देखने को मिलेगा आपको, 29 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा 149 डिग्री। सो इसका सही आंसर आ जाएगा 149 डिग्री, राइट।
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है दी डाइहेड्रल एंगल इन मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ, अब फिर से मैंने सब्स्टिट्यूशन करवा रखा है, 111 ट्राइक्लोरो इथेन, फिर से सब्स्टिट्यूशन कर रखा है और आपको बनाना है 111 ट्राइक्लोरो इथेन। तो कैसे बनेगा, पहले कार्बन पे 3 क्लोरीन लगा दिया आपने, 3 हाइड्रोजन हटा के, और दूसरे वाले पे 3 हाइड्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट है। अब जब इसका कन्फॉर्मर आप बनाएंगे, बताइए पहले वाले पे 3 क्लोरीन, सो दिस वे, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, इसी पॉसिबिलिटी है जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरे वाले आपको देखने को मिलेंगे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ये सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। और ये स्टेबल कन्फॉर्मर जो आपका बना, अब देखिए स्टेबल कन्फॉर्मर में आपको कितना एंगल देखने को मिल रहा है, सर एंगल देखने को आपको मिल जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है ना। एंगल कैसे देखा जाता है, पहले कार्बन के ग्रुप और दूसरे कार्बन के ग्रुप के बीच का जो एंगल आपको देखने को मिल रहा है, जो एडजेसेंट में प्रेजेंट होंगे, उसी को हम बोलेंगे डायहेड्रल एंगल। तो ये 60 डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा। सो 60 डिग्री पे स्टेबल कन्फॉर्मर इथेन का भी होगा और 111 ट्राइक्लोरो इथेन का भी देखने को मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। इससे बाहर आपको सवाल या एनसीईआरटी पे कोई पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।